हेलो स्टूडेंट्स। तो देखिए, लास्ट लेक्चर में हमने अपने चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग में बात की थी अबाउट लुईस एसिड बेस थ्योरी के बारे में। ठीक है, हमने सिंपल देखा था कि जनरली आपके जो लुईस एसिड होते हैं वो क्या होते हैं, आपके लोन पेयर एक्सेप्टर, जबकि जो लुईस बेस होते हैं वो क्या होते हैं, आपके लोन पेयर डोनर। ठीक है, उसके अलावा हमने अलग अलग कंडीशन में आपके लुईस एसिड और लुईस बेस कौन कौन से आपके मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं वो हमने देख लिया था। कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे भी होते हैं जो लुईस एसिड और लुईस बेस दोनों की तरह वर्क कर सकते हैं। डिपेंड कि अगर उनके पास लोन पेयर है तो वो लोन पेयर को डोनेट करके क्या कर सकते हैं, आपके लुईस बेस की तरह वर्क कर सकते हैं। और मान लो उनके पास वैकेंट ऑर्बिटल भी प्रेजेंट हो तो वो आपके लोन पेयर को एक्सेप्ट करके एज ए लुईस एसिड की तरह भी वर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हमने लास्ट क्लास में पढ़ ली थी। ठीक है, आज हम वहीं से आगे स्टार्ट करते हैं और आज हम बात करते हैं आपके लुईस एसिड बेस की स्ट्रेंथ के बारे में। अगर आपको अलग अलग मॉलिक्यूल्स दे दिया जाए और उनमें आपको अगर लुईस एसिड और बेस का स्ट्रेंथ का कंपैरिजन करना पड़े कि कौन सा मॉलिक्यूल्स आपका अच्छा लुईस एसिड होगा और कौन सा कम लुईस एसिड वाला होगा, या बेस का जो भी स्ट्रेंथ का ऑर्डर है, तो वो सब हम देखेंगे आज की क्लास में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। आज हम देखेंगे आपके कंपैरिजन ऑफ लुईस एसिड बेस स्ट्रेंथ। ठीक है, अगर हम बात करें लुईस एसिड बेस स्ट्रेंथ के बारे में, ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपके लुईस एसिड के बारे में। ठीक है ना, लुईस एसिड स्ट्रेंथ। ठीक है, अगर हम लुईस एसिड स्ट्रेंथ की बारे में बात करें तो लुईस एसिड कौन से होते हैं आपके, वो आपके मॉलिक्यूल्स या वो आपके स्पीसीज जो आपके इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि वो मॉलिक्यूल जिनकी इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी ज़्यादा है वो आपके लुईस एसिड की तरह वर्क कर सकते हैं। मतलब उनकी जो स्ट्रेंथ होगी वो क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो हम यहाँ पे जो कंपैरिजन करेंगे वो किससे करेंगे, आपकी इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टेंस टेंडेंसी। जिनकी इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी उनका एसिड कैरेक्टर भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ अगर हम बात करें सिंपल हम कह सकते हैं लुईस बेस जो आपकी स्ट्रेंथ होती है, एसिड की स्ट्रेंथ, वो कुछ फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है, जिसमें फर्स्ट फैक्टर आता है आपके कि आपकी जो लुईस एसिड स्ट्रेंथ होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है आपके पॉजिटिव चार्ज ऑन सेंट्रल एटम। आपके सेंट्रल एटम पे जितना पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होता है उतनी ही उसकी लुईस स्ट्रेंथ, एसिड स्ट्रेंथ क्या होती है, इंक्रीज होती है। ठीक है, यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट को ये भी कन्फ्यूजन हो जाता है कि जिसके पास वेकेंट ऑर्बिटल ज़्यादा हो, ठीक है, तो उसका लुईस एसिड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा। ऐसा नहीं होता है। ठीक है ना, अब हम कभी भी जो आपकी लुईस एसिड स्ट्रेंथ या बेस स्ट्रेंथ का कंपैरिजन करते हैं वो आपके वैकेंट ऑर्बिटल से नहीं करते हैं। ठीक है, कि कम है या ज़्यादा है, आपको ये देखना है कि उसकी किसी भी स्पीसीज की इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी ज़्यादा है, कितनी ज़्यादा है। ठीक है, वो अपने को देखना है। हो सकता है किसी के पास वैकेंट ऑर्बिटल हो लेकिन उसको इलेक्ट्रॉन पेयर लेने की टेंडेंसी ही ना हो, ठीक है, तो वो आपके लुईस एसिड की तरह वर्क नहीं कर सकता है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो लुईस एसिड स्ट्रेंथ जो है आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है पॉजिटिव चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल एटम। ठीक है, जैसे आप बात करो Na+, Mg2+ और Al3+, तो जैसे जैसे आपके सेंट्रल मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा, पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब इसकी इलेक्ट्रॉन पेयर को लेने की टेंडेंसी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। इसीलिए आपका जो लुईस एसिड का स्ट्रेंथ का ऑर्डर होगा Al3+ की सबसे ज़्यादा, फिर Mg2+ और उसके बाद आपके Na+। ठीक है, चलिए, इसके अलावा अगर हम बात करें आपके SO2 और SO3 इनके बारे में बात करें, ठीक है, या फिर आप बात करो, पहले हम लेते हैं एग्जांपल आपके PCl3 और PCl5 का। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लोन पेयर, फास्फोरस के पास एक लोन पेयर है। ठीक है, तो
ऐसा नहीं कि इसके पास लोन पेयर प्रेजेंट है तो ये लोन पेयर को एक्सेप्ट नहीं कर सकता है या डोनेट नहीं कर सकता, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे हम देखते हैं आपके चार्ज के हिसाब से, ठीक है। चार्ज मतलब यहाँ पे अगर हमें ऑक्सीडेशन नंबर का एक कॉन्सेप्ट आता है जो आप रेडॉक्स जो रिएक्शन आपका चैप्टर है वहाँ पे पढ़ते हो, ठीक है ना। आई एम श्योर आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। नहीं भी पढ़ा है तो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए PCl5 की बात करें, ये फॉस्फोरस है, ये Cl 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 और एक Cl, ठीक है। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, ठीक है। क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो एक इलेक्ट्रॉन जो आपका इलेक्ट्रॉन है, फॉस्फोरस ने क्या किया होगा, ये जो बॉन्ड बना है उसके लिए एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को डोनेट किया होगा, तभी जाके आपका बॉन्ड बना होगा। तो उस एक इलेक्ट्रॉन के डोनेशन की वजह से फॉस्फोरस के ऊपर +1 का चार्ज आया एक क्लोरीन की वजह से। यहाँ पे कितने क्लोरीन है आपके पास, 5, तो इसके ऊपर टोटल चार्ज कितना आएगा, +5, ठीक है। इस +5 को हम इसका चार्ज नहीं बोल के इसका हम क्या बोलते हैं, इसको ऑक्सीडेशन नंबर बोलते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे फास्फोरस ने 3 क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाया तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना है इसका, +3 है। फिर सेम कॉन्सेप्ट आपको काम में लेना है, कितना जितना आपके पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा उसका लुईस एसिड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, ठीक है। तो PCl5 की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, ठीक है। हम बात करें SO2 और SO3 की, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑक्सीजन आपका डबल बॉन्ड बनाता है, ठीक है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो एक ऑक्सीजन की वजह से सल्फर के ऊपर +2 यूनिट का चार्ज आएगा क्योंकि ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है। तो 3 ऑक्सीजन की वजह से +6 चार्ज आएगा, ठीक है। और यहाँ पे सल्फर के ऊपर आएगा +4 चार्ज, ठीक है। तो सेम आपकी SO3 की एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी SO2 के कंपेरिजन में, ठीक है। इसके अलावा इसी तरीके से अगर हम बात करें तो मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। BeCl2, एक है आपका BeCl3 और एक है आपका CCl4, ठीक है। आपको क्या करना है, इनका एसिड स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताना है, ठीक है। तो बताइए क्या होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही। कार्बन के यहाँ देखो तो प्लस चार्ज आएगा, +4 चार्ज। यहाँ पे बोरोन के ऊपर +3 और बेरिलियम के ऊपर कितना चार्ज आएगा, +2 आएगा चार्ज, ठीक है। इस हिसाब से आपके CCl4 की स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा, फिर आपके BCl3 की और उसके बाद BeCl2, ठीक है। आपके हिसाब से ये ऑर्डर आना चाहिए, लेकिन अगर आपने ये ऑर्डर लिख दिया है तो आपका आंसर हो जाएगा रॉन्ग। क्यों? क्योंकि यहाँ देखिए आप, CCl4 भावनाओं में नहीं बहना है, ठीक है ना। थोड़ा माइंड भी अपने को यूज करना है, ठीक है। CCl4 यहाँ आप देखोगे तो CCl4 का ऑक्टेट कंप्लीट है, ठीक है। अगर उसका ऑक्टेट कंप्लीट है किसी भी स्पीसीज का तो वहां पे आप लुईस एसिड स्ट्रेंथ का कंपैरिजन नहीं करोगे। वो क्यों, आपका इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। यहाँ पे इसके पास ना तो वेकेंट ऑर्बिटल है, ठीक है, इसका ऑक्टेट पहले से ही कंप्लीट है, इसीलिए ये आपके लुईस एसिड की जो स्ट्रेंथ होगी वो इसकी सबसे कम होगी, ठीक है। मतलब वैल्यू ही नहीं रहेगी इसके लिए, ठीक है। लेकिन अगर हमें कंपैरिजन करना है तो सबसे कम स्ट्रेंथ किसकी होगी, CCl4 की, ठीक है ना। ड्यू टू complete octet it will not act as लुईस एसिड, तो वो आपके लुईस एसिड की तरह वर्क नहीं करेगा, ठीक है। ये चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है। तो CCl4 का जो लुईस एसिड कैरेक्टर है वो हो जाएगा सबसे कम, ठीक है। बाकी दोनों में आपको सेम चार्ज के हिसाब से जाना है क्योंकि इनका ऑक्टेट आपका कंप्लीट नहीं है, ठीक है। तो ये आपके इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। तो बाद में आएगा आपका नंबर BeCl2 +2 चार्ज है, ठीक है, और सबसे मैक्सिमम +3 चार्ज, दैट इज BeCl3। तो ये आपका करेक्ट ऑर्डर रहेगा, ठीक है। तो इस टाइप के छोटे मोटे आपके क्वेश्चंस आ जाते हैं जिनको आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए इसे आप नोट कीजिए, फिर हम इसका एक और सेकंड केस है उसके बारे में बात कर लेते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं इसका अपना सेकंड केस के बारे में। ये इस केस में क्या था, आपके जो सेंट्रल मेटल एटम है ये वाला बोरोन, बेरिलियम और कार्बन, ये क्या डिफरेंट है। सेकंड केस में क्या हो, मान लो आपके पास जो सेंट्रल एटम हो वो सेम हो और जो दूसरा सराउंडिंग एटम है उसके पास वाला वो चेंज हो, तो अब हम कैसे आपके एसिड स्ट्रेंथ का कंपैरिजन करते हैं उसके बारे में हम बात करते हैं।
सेकंड केस में आपके क्या आ जाएगा, इफ सेंट्रल एटम इज सेम, आपका सेंट्रल एटम क्या है, सेम है, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे आपके जो लुईस एसिड स्ट्रेंथ जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है आपके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम। आपको जो सराउंडिंग एटम है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हिसाब से जाना पड़ेगा, ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है आपके साइज ऑफ सराउंडिंग एटम, साइज ऑफ सराउंडिंग एटम, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। इस हिसाब से अगर हम बात करें तो देखिए SiF4, SiCl4, SiBr4 और SiI4, अगर हमें यहाँ पे आपका लुईस एसिड स्ट्रेंथ का कंपैरिजन करना है तो देखिए सब में प्लस चार्ज आएगा, +4 आएगा SI का के ऊपर चार्ज, ठीक है। तो अब अपने को बात करनी है किससे, जब आपका सराउंडिंग एटम डिफरेंट है। तो अगर लुईस एसिड स्ट्रेंथ को देखना है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम, ठीक है। यहाँ क्या आपका सेंट्रल एटम सेम है, सराउंडिंग एटम चेंज हो रहा है, तो आपको सराउंडिंग एटम से देखना पड़ेगा। अब जिस एलिमेंट की जो भी आपका सराउंडिंग एटम है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज़्यादा होगी उसकी लुईस एसिड स्ट्रेंथ भी क्या होगी, उतनी ही ज़्यादा होगी, ठीक है। मतलब SiF4 सबसे ज़्यादा होगा, फिर SiCl4, SiBr4 और बाद में आएगा आपके लास्ट में SiF4, ठीक है। इसको हम एक तरीके से और समझ सकते हैं, देखिए जैसे हम बात करें आपके SiF4 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे SiF, ये F, ये आपके फ्लोरीन और ये आपके फ्लोरीन। यहाँ पे आपके फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जो रहेगा आपके फ्लोरीन के पास रहेगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जो भी आपके इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो कंट्रोल होगा वो फ्लोरीन का ज़्यादा रहेगा, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी आपके, ठीक है ना। इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन की ज़्यादा होने की वजह से अगर ये जो सिलिकॉन है, ठीक है, उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की क्या आ जाएगी, डेफिशिएंसी आ जाएगी। सिलिकॉन और फ्लोरीन के बीच में बॉन्ड है, ठीक है। फ्लोरीन क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। इसका मतलब आपके ये जो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन रहेंगे उनके ऊपर अट्रैक्शन फोर्स क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा फ्लोरीन का। या हम कह सकते हैं जो सिलिकॉन है उसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। अगर इलेक्ट्रॉन की कमी इसके पास सबसे ज़्यादा है, क्यों, क्योंकि अगर फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है तो इस सिलिकॉन के ऊपर सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी, सबसे ज़्यादा कमी होगी। तो ये आपका जो सिलिकॉन है ये इसकी जो टेंडेंसी होगी इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करने की वो भी क्या होगी, सबसे ज़्यादा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की सबसे ज़्यादा कमी है, ठीक है। इसलिए आपकी SiF4 की जो एसिड स्ट्रेंथ है वो क्या है, सबसे ज़्यादा है, ठीक है। एक तरीके से और हम इसे देख सकते हैं, ये आपका SiF4 है, ठीक है। हम बात करें SiCl4 की हम बात करें, और इसकी जब रिएक्शन होती है आपके Cl- से, ये इसको मान लो अगर लुईस एसिड की तरह वर्क करना है, किसकी तरह, लुईस एसिड की तरह वर्क करना है। ये आपका लुईस बेस है, क्लोरीन के पास लोन पेयर प्रेजेंट है, वो इसे क्या करेगा, आपके डोनेट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपके फॉर्म होता है SiCl6, SiCl, Cl, 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 Cl और Cl, ठीक है। और इसके ऊपर चार्ज है 2-, ठीक है। SiCl6 2- आपका फॉर्म होता है, ठीक है। अब मान लो आपके पास SiBr4 भी हो, ठीक है, और ये Br- से आपके रिएक्शन कर रहा है, ये भी आपके लुईस एसिड की तरह वर्क कर रहा है, ये आपके लुईस बेस की तरह, ठीक है। यहाँ जो आपका बनेगा वही कंपाउंड SI, यहाँ पे आ जाएगा आपका Br, ये आपका Br, और ये आपका Br ब्रोमीन, और ये आपका 2- चार्ज। तो देखिए यहाँ अगर आप देखोगे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जा रहे हो साइज क्या हो रही है आपकी, इंक्रीज होती जा रही है, पहली बात। अब देखिए साइज इंक्रीज होने की वजह से सबके पास आप देखोगे लोन पेयर तो सबके पास प्रेजेंट है, 3 लोन पेयर सबके पास प्रेजेंट है,
क्लोरीन के पास भी है, इसके पास भी है, और आपके ब्रोमीन के पास भी है। सबके पास आपके 3-3 लोन पेयर हैं, ठीक है। तो होता क्या है, जब ये एक दूसरे के इतने क्लोज आते हैं ना, मतलब ऐसा ही Cl6 2- फॉर्म होता है, तो ये क्लोरीन क्लोरीन दोनों पास में ही है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, रिपल्शन होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। सेम चार्ज है इलेक्ट्रॉन पेयर में, ठीक है, तो रिपल्शन होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे जैसे आपका साइज बढ़ता जाएगा, रिपल्शन भी क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। रिपल्शन इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये जो कंपाउंड है ये अनस्टेबल होता जा रहा है धीरे धीरे, ठीक है। मतलब साइज बढ़ने की वजह से इसकी जो स्टेबिलिटी है वो क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। इसलिए आपका Si I4 या फिर Si S6 बनने की जो टेंडेंसी है 2- उसकी क्या होगी, स्ट्रेंथ, मतलब बनने की जो टेंडेंसी होगी वो सबसे कम होगी। SiBr4 की जो बनने की SiBr6 2- की बनने की जो टेंडेंसी होगी वो होगी कम। अगर इसके बनने की टेंडेंसी कम है तो इसके लुईस एसिड की तरह वर्क करने की टेंडेंसी भी क्या होगी, कम होगी। और ऊपर आ जाइए क्लोरीन, यहाँ टेंडेंसी क्या होगी, कम होगी, तो इसकी स्ट्रेंथ भी क्या होगी, कम होगी। इससे ऊपर जाइए आप फ्लोरीन, साइज छोटा है, रिपल्शन कम रहेगा, उसकी ऐसा ही F6 2- बनाने की टेंडेंसी रिलेटिवली ज़्यादा रहेगी, इसलिए उसका लुईस एसिड कैरेक्टर भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। जिससे जैसे आप नीचे जाते जाओगे इनका ये कंपाउंड फॉर्म करने की टेंडेंसी कम होती जा रही है। इसका मतलब ये जो लुईस एसिड कैरेक्टर है ये भी धीरे धीरे क्या हो रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप समझ सकते हो, या फिर आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी से भी समझ सकते हो, या फिर डायरेक्ट याद रख लीजिए कि लुईस एसिड स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम, ठीक है। चलिए इसे आप नोट कीजिए, फिर मैं एक स्पेशल केस बताता हूँ इसी से रिलेटेड आपको। ओके चलिए, अगर हम बात करें आपके एक स्पेशल केस है वो हम देख लेते हैं। ये इस स्पेशल केस को हम वैसे आगे डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको यही समझा देता हूँ, ठीक है ना। मतलब आपको लिखवा देता हूँ ताकि आपको जब मैं बाद में समझाऊँ तो आपको अच्छे से ध्यान रहे, ठीक है ना। देखिए BF3 BCl3 आपको केवल लिख के ध्यान रख लेना है इसको, ठीक है ना। इसको जब हम आगे पढ़ेंगे, अपना टॉपिक आएगा, ठीक है, वहाँ हम इसको और डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी क्योंकि लुईस एसिड पढ़ रहे हैं तो हम इस एग्जाम्पल को कवर करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए आपका सेंट्रल एटम तो क्या है, सेम है, आपको सराउंडिंग एटम की वजह से जाना है। तो लुईस एसिड स्ट्रेंथ, अगर हम बात करें लुईस एसिड स्ट्रेंथ क्या होनी चाहिए, BF3, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है, ठीक है, इसलिए इसका लुईस एसिड स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होना चाहिए। फिर आपका BCl3, फिर आपका BBr3 और फिर आपका Bi3, ठीक है। ये एक्सपेक्टेड ऑर्डर है जो होना चाहिए, बट सेम आपका नहीं होता है, ठीक है। इसका रीज़न होता है बैक बॉन्डिंग, ठीक है। एक टॉपिक आता है जो हम पढ़ेंगे इसी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे, बट ठीक है, उस वजह से क्या होता है, ये ऑर्डर आपका नहीं रहता है। इसका जो एक्चुअल ऑर्डर रहेगा वो रहेगा BF3 की सबसे कम, फिर आपके BCl3, फिर आपके BBr3, और सबसे ज़्यादा जो स्ट्रेंथ होगी एसिडिक स्ट्रेंथ वो किसकी होगी, आपके Bi3 के, ठीक है। तो ये एज इट इज़ आपको लिख लेना है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, एक बार दो बार पढ़ लेना है, याद रख लेना है। जब हम आगे पढ़ेंगे आएगा इसी चैप्टर में तब इनको और डिटेल में पढ़ेंगे कि इसका रीज़न क्या है, ठीक है। तब मैं आपको फिर से याद दिलाऊंगा कि हमने ये पढ़ा था, ठीक है। चलिए इसे आप नोट कर लीजिए, फिर हम पढ़ते हैं आपके लुईस बेस स्ट्रेंथ के बारे में, ठीक है। ओके चलिए अब हम बात करते हैं आपके लुईस बेस थ्योरी के बारे में, मतलब लुईस बेस स्ट्रेंथ के बारे में, ठीक है। चलिए कंपैरिजन ऑफ लुईस बेस स्ट्रेंथ। अगर हम लुईस बेस स्ट्रेंथ की बात करें तो देखिए जहाँ पे आपके लुईस एसिड स्ट्रेंथ जो है वो डिपेंड करती थी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी के ऊपर। जिस स्पीसीज की इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी ज़्यादा है उसका लुईस एसिड कैरेक्टर भी ज़्यादा है। लुईस बेस कैरेक्टर हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की टेंडेंसी, जिस स्पीसीज की इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी ज़्यादा है उसका लुईस बेस कैरेक्टर भी ज़्यादा होगा, ठीक है।
तो हम देखते हैं इसे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जो आपकी लुईस बेस स्ट्रेंथ है, लुईस बेस स्ट्रेंथ ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है आपके इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी। जिस स्पीसीज की आपकी इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की टेंडेंसी ज़्यादा है उसकी लुईस बेस कैरेक्टर भी ज़्यादा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये चीज़ डिपेंड नहीं करती कि जो आपका स्पीसीज है उसके पास लोन पेयर है या नहीं है, मतलब नंबर ऑफ लोन पेयर के ऊपर डिपेंड नहीं करती कि मान लो एक स्पीसीज है जिसके पास एक लोन पेयर है और एक स्पीसीज है जिसके पास 2 लोन पेयर है और एक स्पीसीज है जिसके पास 3 लोन पेयर है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जिस स्पीसीज के पास 3 लोन पेयर है उसकी लुईस बेस स्ट्रेंथ मतलब इलेक्ट्रॉन को या लोन पेयर को डोनेट करने की टेंडेंसी ज़्यादा है। तो नंबर ऑफ लोन पेयर के ऊपर डिपेंड नहीं करती है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना। हो सकता है उसके पास 3 लोन पेयर हो बट वो डोनेट नहीं करना चाहता हो सकता है किसी के पास 1 ही लोन पेयर हो और वो डोनेट करना चाहता हो। तो ये चीज़ अपने को ध्यान रखनी है, ठीक है। इसमें भी अलग अलग केस होते हैं, वो हम देखते हैं, ठीक है ना। फर्स्ट केस क्या रहेगा आपके, अगर हम बात करें आपके, या फिर आप पहले पॉइंट लिखिए जो आपको ध्यान रहेगा कि आपकी जो लुईस बेस स्ट्रेंथ होती है, लुईस बेस स्ट्रेंथ does not depend on the number of लोन पेयर, आपके नंबर ऑफ लोन पेयर के ऊपर डिपेंड नहीं करती है बिल्कुल भी, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब हम बात करते हैं आपके अलग अलग टाइप्स के बारे में, ठीक है, मतलब अलग अलग जो इसकी कंडीशंस होती है। अगर मान लो आपका सेम पीरियड हो तो लुईस बेस स्ट्रेंथ फॉर सेम पीरियड एलिमेंट और सेम पीरियड सेंट्रल मेटल, सेंट्रल एटम, आपका जो सेंटर एटम है, ठीक है, सेंट्रल एटम वो आपके सेम पीरियड का हो, तब हम लुईस बेस स्ट्रेंथ को कैसे कंपैरिजन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपके जो लुईस बेस स्ट्रेंथ होती है, लुईस बेस स्ट्रेंथ वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है आपके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम, ठीक है। देखिए आपको चीज़ों को इनको रटना नहीं है, ये जो फॉर्मूले वगैरह हैं इनको डायरेक्ट नहीं रटना है, ठीक है, चीज़ों को समझना है, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में ये चीज़ें कभी भी याद नहीं आती है, कभी याद नहीं आती है, ठीक है ना। मोस्टली 10 में से 2 ही चीज़ याद आएगी, 8 चीज़ नहीं याद आएगी। तो आपको कॉन्सेप्ट समझना है कि कैसे हम करेंगे, ठीक है ना। एग्जाम्पल देखिए, हम देखिए NH3 है, एक है मान लो आपके H2O है और एक है आपके HF, ठीक है। नाइट्रोजन के पास 1 लोन पेयर है, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है और फ्लोरीन के पास 3 लोन पेयर है, ठीक है। तो ये सब फॉर्मूले सब भूल जाओ आप, ठीक है। अब देखिए फ्लोरीन के पास 3 लोन पेयर है, इसका मतलब ये नहीं कि इसकी इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की टेंडेंसी ज़्यादा है, ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, ठीक है। आपको देखना है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फ्लोरीन उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, सबसे ज़्यादा है, मतलब इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने की पावर क्या है, सबसे ज़्यादा। अगर फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने की पावर ज़्यादा है तो उसकी इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की पावर क्या होगी, कम होगी डेफिनेटली। तो इसकी जो लुईस बेस कैरेक्टर होगा सबसे कम होगा। फिर आपके H2 और फिर आपके NH3। अब NH3 इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी आपकी कम है तो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की टेंडेंसी क्या होगी, ज़्यादा होगी डेफिनेटली, वही अपने को देखना है। तो इसका लुईस बेस जो स्ट्रेंथ है वो क्या होगा, ज़्यादा होगा, जबकि इसके क्या होगा, कम होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे फ्लोरीन की क्या आपकी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, ठीक है। तो इस तरीके से अपने को देखना है, इनको चीज़ों को याद नहीं करना, रटना नहीं है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू, ऐसा नहीं होता है, ठीक है, नहीं तो कन्फ्यूजन होगा। चीज़ को समझना है उसके बाद अपने को करना है, ठीक है। ये तो था अपना फर्स्ट केस जिसमें आपके
सेम पीरियड का सेंट्रल एटम हो। क्या हो अगर आपके पास अलग अलग पीरियड हो, जैसे जब आप टॉप टू बॉटम जाते हो तो आपका पीरियड क्या होता है, चेंज होता है। उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, कैसे आपके फाइंड आउट करते हैं स्ट्रेंथ को, इसको एक बार आप नोट कीजिए, फिर मैं उसके बारे में आपको बताता हूँ। चलिए अब हम बात करते हैं आपके फॉर डिफरेंट पीरियड एलिमेंट्स, ठीक है। आपके पीरियड क्या हो, डिफरेंट हो तो, ठीक है। सेकंड है आपके फॉर डिफरेंट पीरियड एलिमेंट्स। जो आपका सेंट्रल एटम है, ठीक है, वो डिफरेंट पीरियड्स का हो तो हम कैसे बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपके वही आपका जो लुईस बेस कैरेक्टर होता है या फिर लुईस बेस स्ट्रेंथ होती है, ये आपके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर डिपेंड नहीं करती, ठीक है ना। ये आपके डिपेंड करती है आपके चार्ज डेंसिटी के ऊपर, ठीक, किसके ऊपर, आपके चार्ज डेंसिटी के ऊपर। चार्ज डेंसिटी क्या होती है आपके, इसे हम बोलते हैं चार्ज अपॉन साइज का जो रेशियो होता है, इसके ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। जैसे हम बात करते हैं F माइनस, ठीक है, BR माइनस, CL माइनस, ये है आपका BR माइनस, और ये है आपका I माइनस। यहाँ पे अगर हमें कंपैरिजन करना लुईस बेस स्ट्रेंथ का, तो ऐसा नहीं कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है तो इसकी इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने की पावर ज़्यादा होगी। अब हम कहाँ कंपैरिजन कर रहे हैं, आपके टॉप टू बॉटम में, तब आपको ध्यान रखना है, तब आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से नहीं जाना है। सेम पीरियड हो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से जाना है। अब यहाँ पे क्या है, साइज का रोल भी आ जाता है, क्योंकि एक सेम पीरियड में साइज क्या है, ऑलमोस्ट हल्की हल्की सी थोड़ी सी इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है, थोड़ा सा वेरिएशन होता है। जबकि पीरियड में आप ग्रुप में एंटर करते हो टॉप से बॉटम में, तो क्या होता है, साइज का वेरिएशन ज़्यादा होता है, तो आपको उसको भी कंसिडर करना पड़ता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे फ्लोरीन, इसके पास भी F माइनस है, ठीक है, तो आप इसके पास भी, फ्लोरीन के पास भी आपके 4 लोन पेयर होंगे और आयोडीन के पास भी 4 लोन पेयर होंगे। लोन पेयर तो सभी के पास सेम ही होंगे, ठीक है, बट इसका जो साइज होगा वो छोटा होगा, इस तरह का फ्लोरीन होगा, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 ये माइनस चार्ज। आयोडीन की बात करें तो इसका साइज क्या होगा, कंपेरेटिवली बड़ा होगा, यहाँ पे भी आपके 4 ही लोन पेयर है। तो अब आप देखिए, अब आप मुझे बताइए इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की टेंडेंसी सबसे ज़्यादा किसकी होगी, इसकी या इसकी। यहाँ पे आप देखिए स्मॉल साइज है और इलेक्ट्रॉन क्या है, एक दूसरे के ज़्यादा क्लोज है, मतलब एक तो साइज छोटा है, ठीक है, मतलब चार्ज डेंसिटी, चार्ज तो सबके ऊपर सेम है, साइज छोटा है, इसका मतलब चार्ज डेंसिटी क्या है यहाँ पे सबसे ज़्यादा है। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन की वजह से ये अनस्टेबल होगा, तो ये क्या चाहेगा कि ये तुरंत इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करे, डोनेट करे, ताकि इसकी चार्ज डेंसिटी क्या हो, कम हो, रिपल्शन क्या हो, कम हो। जबकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सब आराम से रह रहे हैं लोन पेयर, कोई दिक्कत नहीं है, कोई रिपल्शन नहीं है, साइज बड़ा है, सरफेस एरिया ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन कम है, ठीक है, साइज बड़ा है, चार्ज तो सेम ही है, साइज बड़े होने की वजह से चार्ज डेंसिटी क्या है आपकी, कम है, ठीक है, आराम से रह रहे हैं, कोई रिपल्शन का केस नहीं है, ठीक है। इसलिए इसकी जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करने की टेंडेंसी होगी वो क्या होगी, कम होगी, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपको देखना है। यहाँ पे बिगर साइज होती है ड्यू टू बिगर साइज द चार्ज डेंसिटी इज लेस, ठीक है। सो द लुईस बेस स्ट्रेंथ विल बी लेस, ठीक है। वहीं अगर हम यहाँ बात करें, ठीक है, ड्यू टू स्मॉल साइज, यहाँ पे साइज क्या होगी आपके, स्मॉल होगी। दी चार्ज डेंसिटी की हम बात करें, दी चार्ज डेंसिटी भी बोलते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी हम इसको बोल देते हैं, ठीक है ना। चार्ज डेंसिटी इज हाई, वहाँ पे क्या था आपके, लेस थी, मतलब लो थी, आप इसे लेस की जगह लो लिखिए, ठीक है ना, ठीक है। यहाँ पे स्मॉल साइज की वजह से आपकी चार्ज डेंसिटी क्या है, हाई है। सो देयर विल बी
there will be more repulsion between electron pairs. So the tendency to donate electron pair will be high. इससे क्या होगा, डोनेट करेगा तो आपका रिपल्शन क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑर्डर क्या हो जाएगा आपके इस टाइप का। ठीक है, चार्ज एंड साइज सबसे छोटा किसका है, फ्लोरीन का, इसलिए इसकी बेस स्ट्रेंथ ये रहेगा। क्लियर है, चलिए इसे आप नोट कीजिए, फिर हम इसके एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं। चलिए इसका हम एक एग्जांपल और देखते हैं आपके लिए, ठीक है ना। अब हम बात करें आपके एक और एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे आपका NH3 है, PS3 है, ASH3 है और आपका SbH3। ठीक है, सबके पास आपके एक एक लोन पेयर प्रेजेंट है। ठीक है, वही चार्ज डेंसिटी से अगर हम देखें तो साइज सबसे छोटा नाइट्रोजन का है। ठीक है, तो लुईस पेयर स्ट्रेंथ क्या होगी, सबसे ज़्यादा इसकी होगी। तो ये आपका ऑर्डर रहेगा सिंपल सा। ठीक है, इसको हम एक तरीके से और पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए ये जो आपकी स्पीसीज है, ये जो आपके 3 स्पीसीज है, 3 मॉलिक्यूल्स हैं, इनके बारे में हम बात करें तो हम फास्फोरस के बारे में बात करते हैं। देखिए PS3, यहाँ हम बात करें फास्फोरस के लिए, एटॉमिक नंबर होता है 15। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें हम तो क्या आएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। मतलब S में आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन है और P में भी आपके पास 3 इलेक्ट्रॉन है। इसके पास 3D भी अवेलेबल होगा, बिल्कुल होगा, लेकिन कैसा होगा, वेकेंट होगा, खाली होगा, 3D जीरो होगा। तो होता क्या है, यहाँ पे डीलोकलाइजेशन होता है इलेक्ट्रॉन्स का। ये जो इलेक्ट्रॉन है जो आपके पेयरिंग फॉर्म में जब ये आपके बॉन्ड बनाता है तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके 3D में एंटर हो सकता है। ठीक है ना, और होता ही है। ठीक है, जब आपका इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है बॉन्डिंग की प्रोसेस में तो एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, एक्साइट होके डी के अंदर चला जाता है। मतलब यहाँ पे इस कंडीशन में अगर हम देखें, ये हम तीनों कंडीशन के लिए देख रहे हैं, तीनों आपके मॉलिक्यूल्स के लिए। यहाँ पे क्योंकि आपके डी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है, खाली वेकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट है, तो इलेक्ट्रॉन्स का क्या हो सकता है, डीलोकलाइजेशन हो सकता है। मतलब इलेक्ट्रॉन मूव हो सकते हैं, इसे हम बोलते हैं आपका डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं हम, डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन मूवमेंट कर सकता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट करने का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन एक जगह पे इकट्ठा नहीं है, इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अभी मैं आपको समझाता हूँ फिर से। यहाँ अगर आप देखो NH3 के लिए, यहाँ पे आपके कोई वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं होता है, 1s2 2s2 2p3 होता है। ठीक है, और 2p में आपका डी ऑर्बिटल नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स पेयर होता है, लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन पेयर। लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन पेयर का मतलब क्या है, ये जो आपका लोन पेयर है ये आपके एक ही जगह रहेगा, इसका मूवमेंट नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब इसका अगर मूवमेंट नहीं हो पाएगा तो देखिए आपके पास मान लो एक ही पॉकेट है। ठीक है, उसमें से आपको क्या करना है, पैसे निकालने हैं। ठीक है, तो आपके पास एक ही पॉकेट है, आपने पैसे देने हैं तो निकाल के तीसरे को दे दिए। ठीक है, अब मान लो आपके पास 10 पॉकेट है, कितनी 10 पॉकेट है, तो जब आपको पैसे देने हैं तो पहले तो आपको देखना पड़ेगा कि आपके कौन से पॉकेट में पैसे रखे हुए हैं। ठीक है, समझिए आप कॉन्सेप्ट को। एक तो एक ही जगह पैसे रखे हुए हैं, आपने खट से निकाल के दे दिए। एक आपकी 10 पॉकेट है, आपको पता नहीं कहाँ हमने पैसे रख दिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा, फिर आप जाके क्या करोगे, पैसे दोगे। तो अब आप देखिए इसमें और इसमें अगर हम बात करें, कंपैरिजन करें, तो किसमें इलेक्ट्रॉन देना, मतलब किस कंडीशन में पैसे निकालना इजी है, एक पॉकेट में, मतलब जहाँ पे पैसा एक ही जगह रखा हुआ है, या आपके 8 पॉकेट में जहाँ पे पैसा अलग अलग किसी भी पॉकेट में हो सकता है। क्यों, क्योंकि पैसा क्या है, डिस्पर्स है। सेम उसी तरह से इनमें क्या है, आपका इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो डिस्पर्स है, फैला हुआ है।
ठीक है। तो इन स्पीसीज की इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करने की टेंडेंसी क्या होगी, कम होगी, जबकि यहाँ पे एक ही जगह पे आपका इलेक्ट्रॉन पेयर है, लोकलाइज इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो उसको डोनेट करने की टेंडेंसी क्या होगी, ज़्यादा होगी। इस तरीके से भी आप समझ सकते हो, ठीक है। बाकी पुराना तरीका तो है ही सी, जो आपका है लुईस बेसिस स्ट्रेंथ चार्ज अपॉन डेंसिटी से, वहाँ से तो आप देख ही सकते हो। इसके अलावा आप यहाँ से भी कंपेरिजन कर सकते हो, ठीक है। हम बात करें आपके H2O, H2S, H2Se और आपके H2T, सेम थिंग, सबके पास दो दो लोन पेयर प्रेजेंट है, ठीक है। सराउंडिंग एटम तो सेम है, सेंट्रल एटम से आपको जाना ही है, ठीक है। क्या होगा, लुईस बेस स्ट्रेंथ चार्ज अपॉन डेंसिटी से, साइज सबसे छोटी इसकी है, तो लुईस बेस स्ट्रेंथ इसकी सबसे ज़्यादा होगी। क्लियर है, साइज से देख लो, ऑक्सीजन सबसे छोटा है, लोन पेयर पास में होंगे, चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी तो रिपल्शन ज़्यादा होगा, तो वो क्या कहेगा, तुरंत इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करने की उसकी टेंडेंसी रहेगी ताकि वो तुरंत इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करे, ठीक है। चार्ज डेंसिटी कम हो, ठीक है, रिपल्शन कम हो। जबकि यहाँ पे आपके आराम से दो लोन पेयर है, साइज बड़ा है, कोई रिपल्शन नहीं है, तो आप कोई दिक्कत नहीं, रहने दो, ठीक है ना। ये वही बात है जैसे एक कमरे में 10 जने रह रहे हो, ठीक है, कमरा छोटा हो, तो टेंडेंसी क्या रहती है लोगों की, जो भी, कि कैसे ना कैसे करके एक एक बंदे को बाहर निकाला जाए। अब यहाँ पे रूम बहुत बड़ा है, हॉल है पूरा का पूरा, ठीक है, वहाँ बंदे रह रहे हैं, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं आती है, तो आपका आराम से बंदा रह सकता है उसमें, मतलब बंदे को निकालने की जो टेंडेंसी होती है वो क्या होगी, कम होगी। सेम उसी तरीके से छोटा साइज है तो इलेक्ट्रॉन पेयर को तुरंत निकालो ताकि आपका रिपल्शन क्या हो, कम हो। बड़ा साइज है तो इलेक्ट्रॉन पेयर को हम अकोमोडेट कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो उसकी बेस स्ट्रेंथ या डोनेशन की जो टेंडेंसी होगी वो क्या होगी, कम होगी, ठीक है। चलिए इसे आप नोट कर लीजिए। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको ये चीज़ें याद नहीं रखनी है, आपको कॉन्सेप्ट समझना है कि किसकी इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करने की टेंडेंसी ज़्यादा है या एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी ज़्यादा है, वो आपको कॉन्सेप्ट समझना है, तभी जाके आपके एग्जाम में क्वेश्चन होंगे, ठीक है। बाकी थोड़े बहुत जो एक्सेप्शन रहते हैं वो तो आपको ध्यान रखने ही पड़ेंगे, ठीक है। चलिए इसे आप नोट कीजिए, फिर अपना एक और थर्ड केस है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं आपके थर्ड टॉपिक के बारे में, ठीक है ना। ये तो कौन सी कंडीशन थी आपके, जब आपका सेंट्रल एटम आप देखिए ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, ये क्या है, डिफरेंट है। क्या हो अगर आपके पास जो सेंट्रल एटम है वो सेम हो, तो उस कंडीशन में हम देखते हैं, ठीक है ना। यहाँ आप लिख भी सकते हो, ठीक है ना। यहाँ सब में क्या है, आपका सेंट्रल एटम क्या है, डिफरेंट है, ठीक है। फॉर डिफरेंट सेंट्रल एटम, ठीक है, ये कंडीशन है अपने लिए, ठीक है। अब हम बात करेंगे आपके अगर सेंट्रल एटम सेम हो तब क्या होगा, ठीक है। थर्ड केस है आपका फॉर सेम सेंट्रल एटम एलिमेंट। अगर आपका सेंट्रल एटम क्या हो, सेम हो, तो यहाँ पे सिंपल है, आपकी जो लुईस बेस स्ट्रेंथ का ऑर्डर रहेगा या लुईस बेस कैरेक्टर का जो ऑर्डर रहेगा वो डिपेंड करेगा आपके सराउंडिंग एटम पे, ठीक है। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है आपके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम, ठीक है। चलिए अगर हम बात करें आपके NF3 NCl3, वीडियो को पॉज कीजिए और बताइए, स्टार्ट करें। देखिए हम NF3 की बात करें, ये N, ये F, ये F, ये F, ठीक है। इसके पास लोन पेयर है। अब नाइट्रोजन है जो लोन पेयर डोनेट करना चाहता है, ठीक है। अब फ्लोरीन जो है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, उसकी टेंडेंसी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की, तो नाइट्रोजन की लोन पेयर को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, यहाँ से ये फ्लोरीन अट्रैक्ट करेगा और यहाँ से ये फ्लोरीन अट्रैक्ट करेगा। तीनों फ्लोरीन क्या करेंगे, जो इलेक्ट्रॉन है उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, तो नाइट्रोजन के पास क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। तो ये जो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की इसकी जो टेंडेंसी है वो हो पाएगी क्या, नहीं हो पाएगी, ठीक है। क्योंकि नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो गई है, इसलिए इसकी जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करने की टेंडेंसी है वो भी क्या हो जाएगी,
कम हो जाएगी। तो NF3 की, क्योंकि अगर हम बात करें क्लोरीन और फ्लोरीन में, तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, ठीक है, तो ये इसको ज़्यादा ही अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन से कम है, ठीक है। तो कंपैरिजन हम फ्लोरीन और क्लोरीन का करें तो फ्लोरीन ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन को, तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी क्या होगी, ज़्यादा होगी, तो उसकी इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की टेंडेंसी क्या होगी, कम हो जाएगी, क्योंकि उसके पास पहले इलेक्ट्रॉन नहीं बचे हैं, ठीक है। तो वो अपने पास वाले इलेक्ट्रॉन को क्यों देगा, नहीं देगा, ठीक है। सेम उसी तरीके से ये NF3 इज ग्रेटर देन लेस देन NCl3, ठीक है। चलिए, ये जो एग्जाम्पल्स होते हैं ना, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स होते हैं, इनको आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। चलिए, इसको आप एक बार नोट कर लीजिए, ये होती है अपनी लुईस एसिड बेस थ्योरी, ठीक है। अब देखिए, हमने लुईस एसिड बेस थ्योरी तो पढ़ ली, ठीक है। इसमें कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, मतलब कुछ कमियां भी हैं। वो क्या कमियां या ड्रॉबैक्स क्या है, उनके बारे में हम एक बार बात कर लेते हैं। ओके, तो चलिए अब हम बात करते हैं आपके ड्रॉबैक्स ऑफ लुईस एसिड बेस थ्योरी, ठीक है। इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी होते हैं, वो भी हम देख लेते हैं कि क्या क्या आपके लुईस एसिड बेस थ्योरी के ड्रॉबैक्स थे। ड्रॉबैक्स ऑफ लुईस एसिड बेस थ्योरी। तो देखिए, अगर हम ड्रॉबैक्स की बात करें तो सबसे पहले हम ड्रॉबैक्स के बारे में ये कह सकते हैं कि जैसे मान लो आपके H और H बॉन्ड बन रहा है, ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड है। F और F के बीच में बॉन्ड बन रहा है, कोवलेंट बॉन्ड है। फ्लोरीन के पास आपके 3 लोन पेयर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। दोनों के बनने का तरीका क्या है, सेम ही है, शेयरिंग हो रही है इलेक्ट्रॉन की, उसी से बन रहे हैं, ठीक है। अगर दोनों के बनने का तरीका ही एक है तो इनके बीच में जो बॉन्ड एनर्जी है, बॉन्ड एनर्जी मतलब कोई भी कंपाउंड फॉर्म होता है तो जो एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, बॉन्ड एनर्जी। तो जो बॉन्ड एनर्जी है वो भी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, बट ऐसा होता नहीं है, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें दोनों जो आपके H और H है, यहाँ अगर हम बॉन्ड लेंथ देखें, H और H के बीच की बॉन्ड लेंथ और F और F के बीच की बॉन्ड लेंथ वो भी सेम होनी चाहिए अगर तरीका सेम है बनने का, पर ऐसा भी नहीं होता है। तो ये आपके दो मेजर ड्रॉबैक्स होते हैं कि आप लुईस एसिड बेस थ्योरी से आप ये तो बता सकते हो कि हाँ ये कंपाउंड ऐसे फॉर्म हुआ, ठीक है, वो सही है, बट उनकी बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड आपकी स्ट्रेंथ या फिर बॉन्ड लेंथ, उनके ऊपर आप कोई भी कमेंट नहीं कर सकते हो, ठीक है, कि किसकी कम है, किसकी ज़्यादा है, किसकी ज़्यादा है तो क्यों है। ये रीजन को एक्सप्लेन आपकी लुईस एसिड बेस थ्योरी से हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो आपके मेन डिफरेंस जो है आप इनको चलिए नोट भी कर सकते हो ताकि आपको थोड़ा ध्यान रहे, ठीक है ना। तो इसका जो मेन ड्रॉबैक्स है, फर्स्ट ड्रॉबैक क्या है, दिस थ्योरी कैन नॉट एक्सप्लेन, दिस थ्योरी कैन नॉट एक्सप्लेन about the bond energy of different bond energy of different compounds, ठीक है। दिस थ्योरी कैन नॉट एक्सप्लेन अबाउट द बॉन्ड एनर्जी ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स, ठीक है। और क्या लिख सकते हो आप इसमें, चलिए बॉन्ड एनर्जी के बारे में डिफरेंट, उसके बाद आप सेकंड पॉइंट में हम लिख लेते हैं बॉन्ड लेंथ के बारे में, ठीक है ना, इसको में रहने देते हैं, सेकंड पॉइंट में हम लिखते लेते हैं दिस थ्योरी आल्सो कैन नॉट एक्सप्लेन अबाउट द different bond lengths between different molecules which are formed by same manner मतलब आपका तरीका तो एक ही है, दोनों आपके शेयरिंग से ही बन रहे हैं, ठीक है। तो इसको भी ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। इसके अलावा एक चीज़ मैंने आपको और बताई थी कि ये जियोमेट्री के बारे में भी नहीं बताता है किसी भी स्पीसीज की, तो ये भी एक इसका ड्रॉबैक है। दिस थ्योरी
also cannot explain about the geometry of species, any species। तो ये तीन आपके मेजर ड्रॉबैक्स होते हैं किसके, लुईस एसिड बेस थ्योरी के। ठीक है, एक बार आप इन्हें नोट कीजिए। तो चलिए कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स हैं, इनको दूर करने के लिए हम नेक्स्ट क्लास में अपनी एक और नई थ्योरी पढ़ेंगे जिसे हम बोलते हैं आपकी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वीबीटी। ठीक है, वो इनके जो ड्रॉबैक्स हैं उनको क्या कम करेगा और मतलब और कम करेगा कि क्यों आपके, वो हमें बताएगा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कि कैसे आपकी बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड स्ट्रेंथ या बॉन्ड लेंथ का इफेक्ट होता है। ठीक है, क्यों सेम नहीं होती है या फिर आपके क्यों डिफरेंट होती है। ठीक है, और जियोमेट्री के बारे में भी हम उसी से पता लगा सकते हैं। तो अपनी नेक्स्ट थ्योरी रहेगी दैट इज वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है, आज के लेक्चर को हम यहीं फिनिश करेंगे। आज हमने मेनली आपकी लुईस एसिड बेस स्ट्रेंथ के बारे में बात की, अलग अलग केस के बारे में। ठीक है, आई एम श्योर आप लोगों को थोड़ा बहुत आया होगा समझ में। आज को आप आराम से बैठिए, एक बार खुद से अपने हाथों से रिवाइज कीजिए लेक्चर को, फिर से पढ़िए, तब आपको थोड़ा बहुत क्या होगा समझ में आएगा। ठीक है ना। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको पहले ही बोल चुका हूँ, आपको क्या करना रहेगा, थोड़ा थोड़ा रिवाइज करता रहना पड़ेगा। ठीक है, तब आपको क्या होगा और अच्छे से समझ में आएगा। पीछे के लेक्चर्स को भी आपको एक बार देखना पड़ेगा जो आपने नोटबुक में नोट किए। ठीक है, चलिए आज के लेक्चर को हम यहीं फिनिश करेंगे, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर और एक नई थ्योरी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।